Hello everyone. In today's lecture, we'll be dealing a separate topic, a separate chapter, that is air pollution. So our topic for today is air pollution. Now, as you all know, जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, जो कि आजकल के एनवायरनमेंट या आजकल के एरा में अगर आप बात करते हो 21st सेंचुरी में, तो ये एक बहुत हॉट टॉपिक है. हॉट टॉपिक इन अ सेंस क्योंकि आप कहीं पर भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि पोल्यूशन, आप बोलते हैं कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन है इस सिटी में, इस एरिया में, और आजकल लोगों को इतनी सारी बीमारियां हो रही है ड्यू टू एयर पोल्यूशन. तो ये एक ऐसा टर्म है जो आपने कहीं ना कहीं सुना ही हुआ है, बट ऑब्वियसली बात है. तो अगर हम लोग एयर पोल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो एयर पोल्यूशन में एज ए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हो जो भी हमें सराउंड करता है दैट इज एनवायरमेंट, एज आई टोल्ड यू. तो अब जब एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें एयर तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि अगर आपको बोला जाए कि आप फूड के बिना रह सकते हो, आप रह सकते हो, पानी के बिना भी आप कुछ दिन तक रह सकते हो, बट हवा के बिना आप एक सेकंड भी रहना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो आपको पता है कि एयर इतनी ज़्यादा एसेंशियल है हमारी सर्वाइवल के लिए कि इसके बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. फाइन. तो जब हम एयर पोल्यूशन की अभी बात करते हैं तो एयर पोल्यूशन में जो सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहली टर्म जो हम यूज करेंगे दैट इज पोल्यूटेंट. पोल्यूटेंट. अब ये पोल्यूटेंट क्या होता है, बेसिकली पहले ये बात करते हैं. पोल्यूटेंट क्या होता है? कोई भी फॉरेन मैटर अगर अपनी जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज़्यादा में प्रेजेंट है, यानी कि जितना कंसेंट्रेशन उसका अलाउड है एनवायरनमेंट में, अगर वो उससे ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? पोल्यूटेंट. अगर इसको हम लिंक करें तो मैंने आपको जब पढ़ाया था क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है, जब आपको मैंने चैप्टर 2 पढ़ाया था तब उसमें मैंने आपको क्या बताया था, हर केमिकल पैरामीटर्स जैसे अगर हमने पढ़ा तो उसमें हर कंपोनेंट की एक परमिसिबल लिमिट थी. जैसे अगर मैं टर्बिडिटी की बात करूँ तो 5 से 10 ppm था, ठीक है. अगर उसमें कोई भी केमिकल कंपाउंड्स की बात करूँ, जैसे नाइट्रेट्स की बात किया तो नाइट्रेट्स 45 ppm था, नाइट्राइट्स नील था, ठीक है. तो ये सब क्या थी? उसकी परमिसिबल लिमिट थी. जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले लो नाइट्रेट्स का, 45 ppm तक प्रेजेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे वाटर में, बट अगर 45 ppm से ज़्यादा हो जाती है और उस पानी को कोई प्रेग्नेंट लेडी कंज्यूम कर लेती है, देन बट ऑब्वियसली बात है कि उसको एक डिजीज, जो बेबी बॉर्न होगा उसको मेथामोग्लोबोमिनिया हो जाएगा, दैट इज ब्लू बेबी सिंड्रोम. फाइन. तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ों को क्यों परमिसिबल लिमिट्स रखा गया है, बिकॉज अगर इसका कंसेंट्रेशन इससे ज़्यादा हो जाता है, कोई भी परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो जाता है किसी चीज़ का भी, बीट अगर वो केमिकल पैरामीटर्स हो या केमिकल क्वांटिटीज हो वाटर की, या एयर पोल्यूटेंट्स में, एयर पोल्यूशन में जो भी कंपोनेंट्स हो, जो भी पोल्यूटेंट हो, अगर उसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारी लाइफ के लिए हजार्डस होता है. फाइन. तो मैंने जो अभी आपको कहा वो मैं लिख देती हूँ. Presence of any foreign matter beyond its permissible limit is termed as pollutant. उसको आप क्या बोलते हो? पोल्यूटेंट. ये तो बात हो गई हमारे पोल्यूटेंट की. अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पोल्यूशन क्या होता है. सिंपल है, हम छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे. लाइक पहले इनकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर इनके सोर्सेज, क्लासिफिकेशन, फिर मेजर कैसे करते हैं. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनिशियल लेवल से, ताकि धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करें और नेचुरली आप चीज़ों को अच्छे से समझ लें. फाइन. अब जब मैं बात करती हूँ आपका पोल्यूशन का, तो पोल्यूशन क्या होता है? जब भी कोई मैटर, लाइक जो भी फॉरेन मैटर प्रेजेंट है या अगर कोई भी पोल्यूटेंट है, वो आपकी बॉडी को हार्म करता है, आपके हेल्थ को हार्म करता है, चाहे वो ह्यूमंस की हेल्थ को हार्म करे या प्लांट्स की हेल्थ को हार्म करे, एनिमल्स की हेल्थ को हार्म करे या किसी मटेरियल प्रॉपर्टी को डैमेज करे, वो हमारे लिए एक पोल्यूशन होता है. फाइन. तो इसी को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. इफ एनी foreign matter या pollutant leads to, किस चीज को लीड करता है? ह्यूमन हेल्थ का लॉस या एनिमल्स को लॉस, कोई भी तरीके का लॉस हो रहा है, ठीक है. सो इफ एनी फॉरेन मैटर लीड्स टू
health issues for humans or it causes any sort of harm to animals, plants or material damage. Then it is known as pollution. ठीक है, हेल्थ इश्यूज के साथ अगर यहाँ पर भी हार्म कर रहा है ह्यूमंस को भी, या हार्म कर रहा है प्लांट्स को, एनिमल्स को, या कोई भी मटेरियल डैमेज कर रहा है, ठीक है, किसी भी मटेरियल का डैमेज हो रहा है पोल्यूटेंट्स के कारण, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है. फाइन, अब आपको पता चल गया होगा कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और पोल्यूशन क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. अब बात करते हैं कि क्या क्या एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं. So our next heading will be classification of air pollutants. अब जब आप बात करते हो एयर पोल्यूटेंट्स की क्लासिफिकेशन की, तो बेसिकली आप 3 अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो. पहला बात करूं तो नेचुरल पोल्यूटेंट, ठीक है, जिसमें पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं, या वोल्केनो इरप्शन के कारण जो आपका नेचुरल प्रोसेसेस होता है, नेचुरल पोल्यूटेंट होता है. दूसरा होता है एरोजोल, ठीक है, और थर्ड होता है आपका गैसेस एंड वेपर्स. तो मैं लिख देती हूँ इसको भी, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स में फर्स्ट है आपका नेचुरल पोल्यूटेंट, like pollen grains, बैक्टीरिया. फिर आपका सेकेंड होता है एरोजोल्स, लाइक डस्ट, स्मोक, मिस्ट, फॉग, फ्यूम्स, ये सब आपके एरोजोल्स हैं. और थर्ड होता है आपका गैसेस एंड वेपर. ठीक है, तो ये बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए क्लासिफिकेशन एयर पोल्यूटेंट्स का, तो आप इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो ब्रॉडली. नेचुरल पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है. उसके बाद आपके एरोजोल्स होते हैं जैसे कि डस्ट, स्मोक, मिस्ट, फॉग, फ्यूम्स, और उसके बाद हमारे होते हैं गैसेस एंड वेपर. अब इसके बारे में एक एक करके हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, जितना आपको पता होना चाहिए उतना, ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट, दैट इज पॉलन ग्रेन्स के बारे में. नेचुरल पोल्यूटेंट, जिसमें हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स बेसिकली होता क्या है, पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, ये जाइगोट फॉर्म ऑफ प्लांट होता है जो कि एंथर जो होता है प्लांट का, उससे जनरेट होता है. ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ, ये एक केमिकल जाइगोट फॉर्म ऑफ प्लांट generated from anther of plant. ये जस्ट मैंने आपको बताया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. इन केस आपको अगर क्वेरी होती है कि पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है, ये आपने अपने 9th-10th के बायो में जाइगोट, एंथर ये सब पढ़ा होगा. बट एज अ सिविल इंजीनियर, एनवायरमेंटल इंजीनियर, हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको पता होना चाहिए पॉलन ग्रेन्स होता क्या. अब ये पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन्स एक इंडिविजुअल को कैसे हार्म कर सकता है, क्योंकि है तो ये पोल्यूटेंट ही, है तो ये एयर का पोल्यूटेंट ही, तो क्या होता है, ये एक इंडिविजुअल पर्सन को हार्म कर सकता है. लाइक उसकी अगर ये पॉलन ग्रेन्स हमारे आंखों में चले जाते हैं तो हमको आई में इरिटेशन हो सकता है. फाइन, तो ऐसी चीज़ें हमें पॉलन ग्रेन से हो सकती है. अब ये जनरेट कहाँ से होता है, तो ये पॉलन ग्रेन्स जनरेटेड होते हैं फ्रॉम वीड्स, ग्रासेस, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स जनरेट होते हैं जो एक इंडिविजुअल को हार्म कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, कैन हार्म टू एन इंडिविजुअल
generated from weeds, grasses, एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल को हार्म कर सकता है और ये जनरेट होता है वीड्स, ग्रासेस वगैरह से। ये बात कर ली हमने नेचुरल पोल्यूटेंट्स की। जस्ट ब्रीफ में हम लोग एक एक लाइन में जो जो उनकी चीज़ें हमें पढ़ना है हम वही डील करेंगे, उससे ज़्यादा फालतू की चीज़ें हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज क्योंकि सिलेबस आपको बाकी की सब्जेक्ट्स भी पढ़ने रहते हैं, तो चीज़ें वही पढ़नी है हम लोग को जो पूछी जानी है। ठीक है, इसके बाद अब हम एरोजोल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पता करते हैं एरोजोल्स क्या होता है, उसके बाद एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फाइन, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एरोजोल्स की। आपका एरोजोल्स क्या होता है? देखिए, अगर आपने कभी भी आपने गैस देखी है, ठीक है, गैस आप देखते हो कि जैसे कोहरा हो जाता है, ठीक है, या कोई भी आपको किसी भी गाड़ी के पीछे से जो पोल्यूटेड निकलता है गैसियस स्टेट में, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं। आपने देखा ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने ये चीज़ें नहीं देखी होगी। ये चीज़ें तो आप डेली लाइफ में आप खुद एक एयर पोल्यूशन का शिकार है। ठीक है, वी आर प्रोन टू एयर पोल्यूशन, बट क्या है ना, आपको अब इनकी आदत हो चुकी है कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बिकॉज आप गाड़ियाँ रोज चलाते हो, ठीक है, आप कितना भी स्कार्फ बांधते हो उसके बाद भी बिकॉज यू ब्रीथ राइट, और आप जो भी स्कार्फ पहनते हो उसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं, तो आप सांस तो ले रहे हो। अगर आप अपना स्कार्फ से बांध भी लेते हो फेस को, बट यू डोंट स्टॉप टू ब्रीथ, आप सांस लेना बंद नहीं करते हो, आप सांस कंटिन्यूसली लेते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर किसी को और हर कोई एक एयर पोल्यूशन का शिकार है, इफ वी आर लिविंग इन एन लाइक वेल डेवलप्ड सिटी, इन अ डेवलपिंग सिटी। फाइन, बहुत सिटीज में बहुत ज्यादा है, कुछ सिटीज में कम है, बट सब जगह है। तो अब अगर मैं आपने एरोजोल्स देखा ही हुआ है, इसमें क्या होता है, गैसियस स्टेट में लिक्विड या सॉलिड के पार्टिकल्स डिस्पर्स रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मानूं कि एक कोलाइडल सोल्यूशन है, तो इसमें डिस्पर्स्ड फेस क्या है, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम, ये दोनों हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा इसको। तो डिस्पर्स्ड फेस होता है, जैसे कि अगर मैंने एरोजोल की बात की, तो ये क्या है, ये पूरा एक गैस है। ठीक है, ये गैस है, इसमें क्या है, इसमें छोटे छोटे या तो सॉलिड के पार्टिकल्स या फिर लिक्विड है। क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स या फिर लिक्विड है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ आपको कि ये एक मीडियम है। ठीक है, मीडियम मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में है, तो क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में गैस है, तो आपका डिस्पर्शन मीडियम क्या हो गया, गैस हो गया। और क्या डिस्पर्स्ड फेस मतलब जो स्मॉल क्वांटिटी में बेसिकली जो डिस्पर्स्ड है पूरे एरिया में, तो क्या डिस्पर्स्ड है आपका, सॉलिड या लिक्विड कंपोनेंट, इसको आप बोलते हो एरोजोल्स। ठीक है, बट ये सस्पेंशन में होना चाहिए। एक चीज आपको याद रखनी है कि एरोजोल आप तभी बोलोगे जब सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जैसे कि आप बात करते हो सॉलिड या लिक्विड, जो गैस में सस्पेंडेड है, वो सस्पेंशन फॉर्म में रहना चाहिए। अगर वो नीचे सेटल डाउन हो गए तो आप एरोजोल टर्म यूज नहीं कर सकते। फाइन, तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ एरोजोल्स इन दिस सॉलिड or liquid particles are dispersed in gaseous medium. ठीक है, if we consider colloidal solution देन आपका जो डिस्पर्स्ड फेस है वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्स्ड फेस हो जाएगा आपका सॉलिड या फिर लिक्विड, और आपका डिस्पर्स्ड मीडियम हो जाएगा गैस या गैसियस मीडियम।
जो भी आप बोलना चाहो, फाइन। इसमें क्या होता है, सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं इन गैशियस मीडियम, डिस्पर्स्ड या आप इसको सस्पेंडेड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब अगर आप कंसिडर करते हो कोलाइडल सोल्यूशन तो आपका डिस्पर्स फेज होता है सॉलिड लिक्विड और डिस्पर्स मीडियम होता है गैस। इतनी चीजें मैं एक बार और भी रिपीट कर देती हूँ ताकि चीजें आप एक बार सुनते हैं, ठीक है, जब आप बार बार एक चीजों को सुनते हैं तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप साइंटिफिकली जो आपका दिमाग सुन रहा होता है, सो यू विल बी एबल टू रिकॉल दैट थिंग्स इन एन ईजी मैनर, आप चीजों को जल्दी रिकॉल कर लेंगे, फाइन। अब ये बात आ गई आपकी एरोजोल्स की। अब एरोजोल्स कितने टाइप्स के होते हैं, एरोजोल्स हमने बात किया था। एरोजोल्स में क्या होता है, एरोजोल्स में होता है हमारा डस्ट, ठीक है, फिर हमारा होता है स्मोक, मिस्ट, फॉग और फ्यूम्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्यूम्स इज एन एग्जांपल ऑफ एरोजोल, पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है, नेचुरल कंटामिनेंट, ऐसे गैसेस एंड वेपर्स, तो आप बोल सकते हो कि फॉग या फ्यूम्स, मिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एरोजोल, ठीक है। तो अब एक एक करके इसके बारे में जस्ट स्मॉल स्मॉल थिंग्स पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डस्ट के बारे में। डस्ट क्या होता है, डस्ट तो आप सभी लोग जानते हैं, जब गैशियस मीडियम में अगर आप बोलते हो कि डस्ट बहुत हो रही है इस एरिया में, ठीक है, मुझे डस्ट से एलर्जी है, तो ये चीज़ें जो आपने बार बार फ्रीक्वेंटली सुनी हुई हैं, बट ऑब्वियसली बात है सुनी ही होगी, ठीक है। तो डस्ट क्या होता है, गैशियस मीडियम में, यहाँ पे जैसे हमने बात किया था गैशियस मीडियम में जब सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, क्या बोला मैंने, गैशियस मीडियम में, क्योंकि डस्ट क्या होता है, जैसे कि होता है ना आंखों में डस्ट चली गई है, ठीक है, मैं प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रही हूँ कि ये बहुत डस्टी एरिया, ये टर्म आपने सुनी हुई है, आप इसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब आप डस्ट खुद ही सोच सकते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स तो हो नहीं सकते, क्योंकि कभी भी आप लिक्विड के पार्टिकल्स तो आपने डस्ट में देखे ही नहीं, आपने किसके पार्टिकल्स देखे, सॉलिड के पार्टिकल्स देखे, ठीक है। तो जब मैं डस्ट की बात करती हूँ तो डस्ट में क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स, ठीक है, जिनका साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द कोलाइड्स, ठीक है, वो पार्टिकल्स जो होते हैं डिस्पर्स होते हैं गैशियस मीडियम में, फाइन। तो मैं यहां लिख देती हूं सॉलिड पार्टिकल्स of comparatively larger size than colloids are dispersed in gaseous medium, ठीक है, पहली चीज। अब जो साइज होता है पार्टिकल का या साइज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो साइज जो होता है आपका डस्ट पार्टिकल का वो होता है 1 से 1000 माइक्रोन तक का साइज होता है आपके डस्ट पार्टिकल का, ठीक है। तो अब बारी आती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डस्ट जनरेट कहाँ से होता है, डस्ट का सोर्स क्या है, ठीक है, तो आप खुद ही दिमाग लगा सकते हो कि जब भी कहीं क्रशिंग ग्राइंडिंग होती है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, मटेरियल्स की, तो आपका डस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो लिख सकती हूं मैं, डस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम क्रशिंग, grinding, etc. of organic or inorganic materials या substances, ठीक है। तो इसमें हमको सिर्फ इतनी चीजें ही पढ़नी है, डस्ट क्या होता है, ठीक है, और डस्ट के पार्टिकल्स का साइज कितना होता है, डस्ट जनरेट कहाँ से होता है। अब हम बात करते हैं स्मोक की। स्मोक और डस्ट में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि स्मोक से भी धुआं निकलता है, डस्ट में भी आपको धुआं ही मिलता है एक तरीके से, ठीक है। तो दोनों में धुआं मिलता है, तो दोनों जो टर्म्स है वो सेम ही है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप स्मोक की बात करते हो तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि गैशियस स्टेट में या गैशियस मीडियम में सॉलिड के पार्टिकल डिस्पोज होते हैं, पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। बट इसमें क्या होता है, जो लार्जर साइज के पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे ये लार्जर साइज के कंपैरिजन में स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स होते हैं, किसके केस में, स्मोक के केस में, फाइन, पहली बात।
दूसरी बात, जो स्मोक होता है वो किसी क्रशिंग या ग्राइंडिंग से जनरेट नहीं होता, जब भी प्रॉपर बर्निंग नहीं होती यानी इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब आपका स्मोक जनरेट होता है। फाइन, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, सॉलिड पार्टिकल्स of smaller sizes या smaller size solid particles भी लिख सकते हो आप, smaller solid particles of smaller sizes are dispersed in gaseous medium. ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ साइज की, साइज ऑफ स्मोक पार्टिकल, तो ये अराउंड 0.5 से 1 माइक्रोन के होते हैं, 0.5 से 1 माइक्रोन के होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि डस्ट के कंपैरिजन में इसका साइज कितना स्मॉल होता है। अब स्मोक इज फॉर्म्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, जब भी प्रॉपर अमाउंट में बर्निंग नहीं होती है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तब आपका क्या फॉर्म होता है, तब आपका स्मोक फॉर्म होता है। फाइन, इसके साथ एक चीज और, जब आप स्मोक की बात करते हो तो बेसिकली इसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे मोस्टली कार्बन पार्टिकल्स आर, कार्बन और ऑर्गेनिक दोनों बोल सकते हो, प्रेजेंट इन स्मोक। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें स्मोक के बारे में, तो आप एक डिफरेंशिएशन कर सकते हो कि क्या डस्ट और स्मोक सिनोनिम्स है एक दूसरे के, एनालोमस है, ठीक है। तो ये नहीं, डस्ट अलग चीज होती है, स्मोक अलग चीज होती है। ये तब आपको पता चलेगा जब आप एयर पोल्यूशन को ढंग से पढ़ोगे, दैट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को। अब थर्ड आप बात करते हो मिस्ट की, ठीक है। तो थर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्ट। मिस्ट डिफरेंट है, किसी ने शायद इसका नाम ही नहीं सुना होगा। मिस्ट में क्या होता है, बेसिकली मिस्ट में आपको जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी गैशियस मीडियम ही होगा आपका डिस्पर्शन मीडियम, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि हम तो एरोजोल्स की बात कर रहे हैं। तो आपको जो डिस्पर्शन मीडियम है वो तो कांस्टेंट है, वेरिएशन किस में आएगा, आपका डिस्पर्स्ड फेज में, क्योंकि या तो वो सॉलिड होगा या तो वो लिक्विड होगा। फाइन, तो जब आप मिस्ट की बात करते हो तो यहाँ पर जो आपका डिस्पर्स्ड फेस है वो सॉलिड नहीं होगा, लिक्विड होगा। अभी तक जब हमने बात की थी डस्ट या स्मोक की, उसके केस में क्या हुआ था, उसके केस में हमारा जो डिस्पर्स्ड फेस था वो सॉलिड था, स्मोक और डस्ट के केस में। बट अब जब हम बात करते हैं मिस्ट में, तो यहाँ पे जो आपका डिस्पर्स्ड फेस है वो लिक्विड होगा। फाइन, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, वहां पे लिखा था सॉलिड पार्टिकल पे लिक्विड पार्टिकल्स of larger sizes but low in concentration, साइज बड़ा होगा पर उनका कंसेंट्रेशन कम होगा, ठीक है, but low in concentration are present in gaseous medium। ठीक है, किसके केस में होगा, मिस्ट के केस में होगा, ठीक है। पार्टिकल साइजेस जो उसकी अगर अब मैं बात करूं तो वो लेस देन 10 माइक्रोन होते हैं डायमीटर में। सो पार्टिकल साइजेस आर लेस देन 10 माइक्रोन इन डायमीटर, ठीक है। ये मैंने बात कर ली मिस्ट की। मिस्ट में आपको इतना ही पता करना है। अब बारी आती है फॉग की। मिस्ट के बाद अब हम किसकी बात करते हैं, फॉग की। फॉग वर्ड तो आपने सुना ही होगा, ठंडियों में आप बहुत सुनते होंगे कोहरा, फॉग, ठीक है। तो फॉग क्या होता है, बेसिकली इसमें भी आप देखो तो आपका जो डिस्पर्स्ड फेस है वो लिक्विड ही होता है जैसे मिस्ट में होता है। पर डिफरेंस कहाँ जाता है, जब मिस्ट के पार्टिकल्स इतने बड़े हो जाते हैं, इफ द मिस्ट पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ, जब वो इतने बढ़ जाते हैं कि आपको ऑब्सक्योर विजिबिलिटी हो जाती है। मतलब जैसे कि अगर आप कोहरा ये बोलते हो फॉग हो गया, तो फॉग में क्या होता है, आप चीज़ों को, दूर की चीज़ों को देख नहीं पाते हो। मतलब अगर आप थोड़ी दूर के एट अ डिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर की भी चीज़ों को आपको कोहरा दिखता है, तो आपकी विजिबिलिटी क्या हो जाती है, अनक्लियर हो जाती है। उस केस में आप क्या बोलते हो, फॉग हो जाता है। पर उसमें भी क्या होता है, आपका डिस्पर्स फेस क्या होता है, लिक्विड होता है, और डिस्पर्शन मीडियम आपका क्या होता है, गैस होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, when
mist particles are large enough to obscure visibility. ऑब्सक्योर मतलब होता है कि अनक्लियर दिखने लगता है, ठीक है, हाइड होने लगती है विजिबिलिटी आपको, तब आप उसको बोलते हो कि फॉग आ गया. विजिबिलिटी when mist particles are large enough to obscure visibility, it is termed as fog. ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हो कि फॉग आ गया. फाइन. तो आई होप आपको 4 क्लियर है. 4 पोल्यूटेंट्स जो हम एरोजोल्स के बारे में हमने पोल्यूटेंट्स पढ़ा है वो. लास्ट हम बात करते हैं हमारे मिस्ट फ्यूम्स के बारे में. फ्यूम्स क्या होते हैं? फ्यूम्स की भी अगर आप बात करो तो ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पर ये जनरेट कैसे होते हैं? ये जनरेट होते हैं फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ गैसियस स्टेट. ठीक है, तो यही जस्ट सिंपल चीज है जो आपको पता होना चाहिए. अगर आप फ्यूम्स की बात करो तो आपका डिस्पर्स फेस हो जाएगा सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम हो जाएगा लिक्विड. सो सॉलिड पार्टिकल्स generated from the condensation of gaseous स्टेट. ठीक है, उसके कारण जनरेट होते हैं, तो आप इसको फ्यूम्स बोलते हो. जनरली ये जनरेट होने के बाद फिर बाद में इनका केमिकल ऑक्सीडेशन भी, केमिकल प्रोसेसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक इनके में ऑक्सीडेशंस वगैरह भी हो जाता है. बट अगर आपको सिंपल याद रखना है तो फ्यूम्स के बारे में इतना ही पता होना चाहिए कि डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड होता है और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है आपका लिक्विड होता है, सॉरी डिस्पर्शन मीडियम आपका गैस होता है. फाइन. तो अभी हमने किसकी बात कर ली? हमने बात कर लिया नेचुरल पोल्यूटेंट्स के बारे में, हमने बात कर लिया एरोसोल्स के पूरे उसके 5 कैटेगरीज के बारे में. नाउ वी मूव ऑन टू द गैसेस एंड वेपर. सो अब हम मूव करते हैं गैसेस एंड वेपर की तरफ. फाइन. तब हम बात करते हैं गैसेस एंड वेपर की तरफ, जो कि एक एयर पोल्यूटेंट्स है. इसमें कौन कौन से गैसेस है या वेपर्स है जो कि आपके एयर पोल्यूटेंट है. फाइन. तो इसमें जो पहला आपका एयर पोल्यूटेंट है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड. सो फर्स्ट वन इज सल्फर डाइऑक्साइड. ये एक बहुत ही मेजर एयर पोल्यूटेंट है. सबसे पहली बात, ये एक प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है. अगर बात करें कि ये जनरेट कहाँ से होता है, क्योंकि अगर आपको चीज़ें पता है कि अगर आप बोलो कि यार सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आया? ये जनरेट होता है बेसिकली क्योंकि ये फ्यूल्स, ठीक है, या फ्लाई ऐश के प्लांट्स हो गया, वहाँ से जनरेट होता है. तो अगर स्पेशली कोल से, फ्यूल से जनरेट होता है, कंबशन ऑफ फ्यूल्स पर्टिकुलरली अगर आप बात करते हो तो कोल से जनरेट होता है. ठीक है, कौन? आपका सल्फर डाइऑक्साइड. और ये आपका एक प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है. तो मैं लिख देती हूँ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट. ये प्राइमरी क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी. ठीक है, generated from the combustion of fuels particularly coal. इवन आपका जो भी फ्लाई ऐश की इंडस्ट्रीज वगैरह है, ठीक है, जो भी फ्लाई ऐश या कोल होता है उससे भी आपका क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट होता है. इनसे क्या क्या हार्म होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे. अभी जस्ट हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि बेसिकली ये होते क्या है. फाइन. अब आपने बात कर लिया सल्फर डाइऑक्साइड की, ठीक है, कि सल्फर डाइऑक्साइड एक प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है. इसके बारे में अब हम बात करते हैं. इसके सेकेंड वील बी टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? ये एक फाउल स्मेलिंग गैस है. ठीक है, जब भी कोई एनारोबिक बैक्टीरिया या एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है और उसका बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है, उसका बायोलॉजिकल डिके होता है, तब आपका क्या प्रोड्यूस होता है? तब आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज अ फाउल स्मेलिंग गैस. Is a foul smelling gas. It is produced by the
anaerobic biological decomposition on land या किसी मार्शी एरिया में, ठीक है, होता है ना मार्शी एरिया, उस जगह में जब भी बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है तब आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होती है। इवन ये प्रोड्यूस होती है जैसे कि आपका जो सल्फेट्स है, ठीक है, सल्फाइड्स में कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन सल्फाइड में, उसका प्रोसेस है जो हमने पढ़ चुका है ऑलरेडी पहले, ठीक है, तो उससे भी आपका क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जनरेट होती है। डिपेंड करता है कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन है कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन है। एनारोबिक डिकम्पोजिशन है तो ऑब्वियसली आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होगी। इसको हम कैसे भी लिखते हैं, H2S भी लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड की। जब आप बात करते हो हाइड्रोजन फ्लोराइड्स की या मरकैप्टेंस की, तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखो कि ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, तो जो भी आपके ब्रेक प्लांट्स होते हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं आपके फॉस्फेट इंडस्ट्रीज के, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के, ठीक है, वहाँ से क्या होता है, आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस निकलती है। अगर आप बात करें कि ये हार्म किसको करता है, तो बेसिकली ये ह्यूमंस को इतना हार्म नहीं करता जितना ज़्यादा ये प्लांट्स को, वेजिटेशन को हार्म करता है और एनिमल्स को हार्म करता है। अगर ये प्लांट्स को हार्म कर रहा है तो इनडायरेक्टली ये हमें भी हार्म कर रहा है, क्योंकि हम प्लांट्स में डिपेंडेंट है किस लिए, फूड के लिए। और अगर ये वेजिटेशन को हार्म कर रहा है तो उस वेजिटेशन को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो इनडायरेक्टली हमें भी हार्म हो रहा है। फाइन, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन फ्लोराइड are generated from the manufacturing of किस चीज का, अगर मैं बात करूं ब्रेक प्लांट्स, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, are generated by the manufacturers, ठीक है। ये जनरेट कैसे होता है, मैन्युफैक्चरर जो जनरेट करते हैं ब्रेक प्लांट से, हाइड्रोजन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से, और आपका फॉस्फेट फर्टिलाइजर, ठीक है, इससे ये जनरेट होता है। और ये किसको हार्म करता है, इट हार्म्स basically to plants vegetation and animals, इनको ये हार्म करता है। तो आप देख रहे हो ये गैसेस कहीं ना कहीं हमें बॉडी को हार्म करती है, कहीं ना कहीं ये अगर आप देख रहे हो तो डेली में आपके आसपास जो इंडस्ट्री है वो ये गैसेस लिबरेट करती है, वो ये गैसेस एमिट करती हैं और आप इन गैसेस को ब्रीथ करते हो। फाइन, तो अब हमने बात कर ली हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड मरकैप्टेंस की। अब हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सॉरी, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, बेसिकली ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन के, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जब ये प्रेजेंट होते हैं तो ये आपकी बॉडी को हार्म करते हैं। ये सेकेंड मोस्ट हार्मफुल है। लाइक अगर आप बात करो तो सबसे ज्यादा जनरेशन किसका होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है, वन ऑफ द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। ये भी सल्फर के बाद सेकेंड नंबर पर ये भी एक पोल्यूटेंट है जो ज्यादा क्वांटिटी में हमारे एरिया में, हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। कौन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये आपके जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं, ठीक है, उनकी जो एफ्लुएंट्स जनरेट होते हैं, जो भी डिस्चार्ज वेस्ट होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो मैं इसको लिख देती हूँ, जनरेटेड फ्रॉम द एफ्लुएंट्स of industries, example nitric oxide, ठीक है।
ये बात हो गई आपकी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जस्ट हम स्मॉल स्मॉल चीज़ें पढ़ेंगे, इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें हमको सिर्फ इतना ही जानना है कि बेसिकली कौन कौन से गैसेज है जो हार्म करते हैं। अब अगर हम बात करती हूँ मैं नेक्स्ट, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा कि जब भी कार्बन का, अगर कोई भी कार्बन का सब्सटेंसेस है उसका अगर प्रॉपर कंबशन हो जाता है, दैट इज अगर उसकी प्रॉपर बर्निंग हो जाती है, तब आप बोलते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। बट अगर कार्बोनेशियस मटेरियल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। फाइन, तो मैं लिख देती हूँ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन of carbonaceous material। ठीक है, उसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। इन सब का हार्म क्या है वो भी हम पढ़ेंगे जब हम इफेक्ट्स की बात करेंगे, एयर पोल्यूशन की या एयर पोल्यूटेंट्स की, ह्यूमंस की। अभी बस मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि इन गैसेस कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। लास्ट हम लोग जो बात करेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद, दैट इज एल्डिहाइड्स। जो भी आपके व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, ये व्हीकल से जनरेट होता है, जो गैस में या डीजल में वर्क करते हैं, उनसे जो भी पोल्यूशन होता है या जो भी पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, दैट इज एल्डिहाइड्स। तो मैं लिख देती हूँ जनरेटेड फ्रॉम व्हीकल्स रनिंग फ्रॉम गैसेस डीजल। ठीक है, तो जो भी आपके गैसेस डीजल से रन करती है, ठीक है, गैसेस या डीजल ऑयल से रन करती है या फ्यूल ऑयल से रन करती है, उससे जो प्रोड्यूस होता है वो अगर आप बात करते हो, बेसिकली अगर आप बोलो तो डीजल ऑयल या फ्यूल ऑयल बोलो, तो इनके कारण जो आपका जनरेट होता है दैट इज एल्डिहाइड्स। फाइन, तो अभी हमने क्या किया है, हमने पूरे टाइप्स के क्लासिफिकेशन एयर पोल्यूटेंट्स के पढ़ लिए। ठीक है, एक बार क्विकली चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ताकि आपको भी चीज़ें ब्रश अप हो जाए। जब हमने पॉलन ग्रेन्स की बात की, जो हमारा नेचुरल पोल्यूटेंट है क्या है, वो जनरेट होता है जाइगोट फॉर्म ऑफ प्लांट है। ठीक है, एक जाइगोट फॉर्म ऑफ प्लांट है जो जनरेट होता है एंथर ऑफ प्लांट। ये क्या होता है, अगर ये एक इंडिविजुअल को हार्म कर सकता है, इरिटेट कर सकता है, अगर आपकी आईज में इरिटेशन होता है वीड्स ग्रासेस से, जो ये जनरेट होता है वीड्स ग्रासेस से, तो बेसिकली अगर आपके आंखों में पॉलन ग्रेन्स पड़ जाते हैं तो आपको इरिटेशन होती है, पहली चीज। ठीक है, सेकंड हमने बात किया एरोजोल्स के बारे में। एरोजोल्स में क्या था, लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल्स आपके गैसियस मीडियम में डिस्पर्स आउट हो जाते हैं, उसको आप एरोजोल बोलते हैं, बट ये सस्पेंडेड फॉर्म में रहना चाहिए। अगर ये सेटल डाउन हो गए तो आप उसको एरोजोल टर्म नहीं कर सकते। ठीक है, एरोजोल में आपने 5 चीजें पढ़ी। कौन कौन सी चीजें पढ़ी इसमें, आपने पढ़ा डस्ट, स्मोक, मिस्ट, फॉग, फ्यूम्स। जब आपने बात की डस्ट की, तब आपने क्या बोला डस्ट के बारे में, डस्ट के बारे में आपने बोला ये एक सॉलिड पार्टिकल्स है जिसकी साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द कोलाइड्स। इसका जो साइज होता है वो 1 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन तक का होता है। फाइन, इसके बाद डस्ट कहाँ से जनरेट होता है, क्रशिंग ग्राइंडिंग जब आप करते हो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की, तब आपका जनरेट होता है डस्ट। उसके बाद अगर आप स्मोक की बात करते हो तो स्मोक और डस्ट में क्या डिफरेंस है, स्मोक और डस्ट में सबसे पहला डिफरेंस है उसकी साइज का। इसका स्मोक का, डस्ट का साइज होता है 1 से 1000 माइक्रोन। ठीक है, और अगर आप बात करते हो इसकी स्मोक की, तो इसका 0.5 से 1 माइक्रोन होता है। इसके बाद अगर आप बात करते हो साइज की, तो साइज स्मॉलर होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। सेम चीज ये कि दोनों में डिस्पर्स्ड फेज आपका क्या है, स्मोक, और डिस्पर्स्ड फेज आपका है सॉलिड, और डिस्पर्शन मीडियम आपका क्या है, गैस। इसके बाद अगर आप बात करते हो तो स्मोक क्रशिंग ग्राइंडिंग के कारण प्रोड्यूस नहीं होता, ये प्रोड्यूस होता है इनकम्प्लीट कंबशन के कारण, बेसिकली इसमें कार्बन के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। फिर हमने बात की थी किसकी, मिस्ट की। इसमें क्या होता है, लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज ज्यादा होता है बट उनका कंसेंट्रेशन कम होता है, जो कि प्रेजेंट रहते हैं गैसियस में। मिस्ट में बात किया तो डिस्पर्स्ड फेज हो गया आपका लिक्विड, और जो डिस्पर्शन मीडियम है वो तो गैस ही रहेगा। इसके बाद पार्टिकल साइजेस जो होता है वो लेस देन 10 माइक्रो होता है इन डायमीटर। अब इसके बाद करते हैं फॉग की। जब मिस्ट के पार्टिकल्स इतने ज्यादा लार्ज हो जाते हैं कि आपको चीजें दिखाई नहीं देती है, ऑब्सक्योर विजिबिलिटी हो जाती है, हिडन हो जाती है विजिबिलिटी आपकी, ठीक है, तब आप उसको बोलते हो फॉग। इसके बाद जब हम बात करते हैं फ्यूम्स की, फ्यूम्स क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो जनरेट होता है फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ गैसियस स्टेट। ठीक है, जनरली जब आप मेल्ट करते हो सब्सटेंसेस को, ठीक है, गैसियस सब्सटेंसेस को, जब उनका कंडेंसेशन होता है तब आपका फ्यूम्स प्रोड्यूस होता है।
ये बात कर ली हमने किसकी, ये बात कर ली एरोजोल्स की। इसके बाद हमने बात किया गैसेज एंड वेपर में, उसमें पहले सबसे पहले हमने किसकी बात की, सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड की एक प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है और सबसे ज़्यादा हम सल्फर डाइऑक्साइड के शिकार है, ठीक है। बेसिकली ये कम्बशन ऑफ फ्यूल से रिलेट होता है, ठीक है, स्पेशली कोल के बारे में बात करते हैं, कोल से रिलेट होता है। फिर आपने बात की हाइड्रोजन सल्फाइड की, ये एक फाउल स्मेलिंग गैस है। ये एनारोबिक जब बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है लैंड में, मार्शी एरिया में, तब आपका क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड या मर्केप्टेंट्स की, तो ये जनरेट होता है मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रिक प्लांट्स या एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, इन सब के कारण क्या जनरेट होता है आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड और मर्केप्टेंट्स। ये बेसिकली किसको अफेक्ट करता है, प्लांट्स की वेजिटेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है, प्लांट्स की वेजिटेशन को और आपके एनिमल्स को। फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो भी इंडस्ट्रीज हार्मफुल एफ्लुएंट्स जनरेट करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या हमारे लिए ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। अगर आप ये पानी प्लांट्स और एनिमल्स पिएंगे नेचुरली वो भी हार्म हुई होंगे, हमारा वेजिटेशन भी होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी, लैंड की प्रोडक्टिविटी वो भी प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है, फर्टिलिटी भी प्रॉपर नहीं होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करो तो जब भी कार्बोनेशियस मटेरियल का प्रॉपर कंबशन नहीं होता है, प्रॉपर कंबशन या इनकम्प्लीट कंबशन मतलब प्रॉपर बर्निंग नहीं होती है, ठीक है, उस केस में क्या होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी बाद में, अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट है आपका एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड जो होता है जनरेट होता है व्हीकल्स जो फ्यूल ऑयल या डीजल ऑयल में रन करते हैं। फाइन, तो अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया एयर पोल्यूटेंट्स का। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिससे एयर पोल्यूटेंट्स जनरेट होते हैं।